देखो कल चर्चा कर रहे थे हम रेलवे के बारे में, सड़क परिवहन आपको पढ़ा दिया था, और सड़क परिवहन में भी आपको कुछ बताया था। अब बारी आई है रेलवे परिवहन की। देखो कल आपको बताई थी कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम बार पहली बार रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक। ये ठाणे है, ये महाराष्ट्र में है, मुंबई भी वहीं पर है, ठीक है साहब। और ये 33.6 किलोमीटर चली थी। सबसे पहले एक बार प्रश्न पूछा गया था, तो देखो मामला क्या है कि हमारे भारत देश में खूब तो रेल चलती हैं साहब, खूब रेल आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, पर फिर भी रेलवे घाटा चल रहा था। रेलवे किसमें चल रहा था? घाटे में। ये रेलवे फिर भी घाटे में चल रहा था। तो इस घाटे से निकलने के लिए और कुछ सुधार किए गए, घाटे को कम करने के लिए कुछ सुधार किए गए। और उनमें कौन कौन से सुधार थे? तो उनमें पहला जो सुधार था रेलवे घाटे का, उनमें नंबर 1 था छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना। छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना, एक तो ये था साहब, ठीक है। छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना। देखो ये लाइन है, छोटी लाइन, इसको बड़ी लाइन में बदलेंगे हम। ये बड़ी लाइन हो गई, डबल लाइन हो गई, एक और लाइन हो गई। कई जब लाइन हो गई इस तरीका से, तो इसके लिए जो हमको रेलवे पहले पटरी बिछाते थे हम, जो बहुत सारी जमीन धरातल से कुछ ऊपर उठानी पड़ती थी, बहुत सारा पैसा खर्च होता था, अब वो तो बच गया। अब तो केवल पटरियों की लागत है, पटरी बिछाने की लागत आई। पहले एक रेल दौड़ती थी, आज अब यहाँ 2 दौड़ने लग गई, यहाँ 3 दौड़ने लग गई। तो बताओ पहले से ज्यादा रेलवे जब दौड़ने लग जाएंगी रेल, तो वो घाटा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो घाटे में चल रहा था अब लाभ उनसे होने लग जाएगा कि नहीं होने लग जाएगा? एक बात तो थी ये। दूसरी थी विद्युतीकरण। ये विद्युतीकरण क्या है? देखो पहले रेल जो चलती थी वो कोयला से चलती थी। किससे चलती थी? कोयला से। कोयले वाले में एक तो खर्चा दिखाता था, कोयले से खर्चा महंगा होता है, खर्चीला होता है, महंगा होता है कोयला। दूसरी बात, इनकी गति भी कम थी, गति भी कम थी। रेलवे की जो कोयले से चलती थी वो कम दौड़ती थी। अब उसका क्या कर दिया? विद्युतीकरण कर दिया। अर्थात अब जितनी भी रेल हैं वो सारी बिजली से चलेंगी। तो एक तो जो कोयला खरीदना पड़ता था, बहुत महंगा आता था, वो महंगाई बच गई। दूसरी बात, पहले 2 चक्कर ही लगाती थी, 2 ही फेरे थे रेलवे के, अब 4-4, 5-5 फेरे लगाएंगी, क्योंकि गति बहुत बढ़ गई है उनकी, ठीक है। और एक था छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना। देखो छोटी लाइन थी, छोटी लाइनों से पहले केवल हल्की रेलवे लाइन, जिसमें हल्का वजन होता था, मालवाहक है, हल्की है, यात्री है, छोटी छोटी जो रेलवे लाइनें थी, छोटी छोटी रेलगाड़ियां थी, उनको इन छोटी लाइनों पे दौड़ाते थे।
अब इनकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है, चौड़ाई बढ़ा दी गई है, तो अब भारी रेलवे भी जो भारी वजन को सहन करती हैं, लाती ले जाती हैं, वो भी इस पर तेजी से दौड़ने लग गई। जब ये सुधार हो गया तो अब फिर मुनाफा होने लग गया रेलवे से। क्या होने लग गया? मुनाफा। ठीक है साहब। देखो राजस्थान में भारत के रेल मार्गों का कुल 11% भाग है। अर्थात हमारे राजस्थान में थोड़ी कम रेलवे मार्ग थोड़ा कम है। ठीक है साहब। जो देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई का 9.4% था, राजस्थान में रेल मार्ग की लंबाई में ब्रॉड गेज का भाग 51.4%, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4% है। राजस्थान में 31 मार्च 2002 को प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेलवे का औसतन 17.2 किलोमीटर थी, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर 19.2 किलोमीटर थी। ठीक है साहब। अब राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग निम्न हैं। राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग, राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग, राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग, राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग। देखो, नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 कोटा, नंबर 3 कोटा नहीं, उदयपुर, दिल्ली, बीकानेर, आदि बहुत से हैं। तो देखो, ये जयपुर वाला है, ये जयपुर है जो मुंबई रेल मार्ग है, जोधपुर है, हावड़ा रेल मार्ग है, दिल्ली है, अहमदाबाद रेल मार्ग है, उदयपुर है, दिल्ली रेल मार्ग, बीकानेर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर गंगानगर रेल मार्ग, फुलेरा दिल्ली रेल मार्ग, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग, जयपुर आगरा रेल मार्ग, जयपुर जम्मू तवी रेल मार्ग, जोधपुर गुवाहाटी रेल मार्ग, जयपुर लोहारू चेन्नई रेल मार्ग, जोधपुर हरिद्वार रेल मार्ग, ये रेल मार्ग हैं। अब बारी आती है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन, ये प्रश्न पूछा गया था यहां से, पाइपलाइन परिवहन, ये प्रश्न यहां से पूछा गया है भाई, आपको बड़े बारीकी से देखना है पाइपलाइन वाला। देखो, तरल पदार्थों को तरल पदार्थ को भूमिगत लाइन बिछाकर
कि देखो तरल पदार्थों को भूमिगत लाइन बिछा करके और पाइपलाइन जमीन में, भूमिगत का मतलब होता है जमीन में गड्ढा खोद करके और पाइपलाइन बिछाए जाते हैं, बिछा दिए जाते हैं। फिर उन गड्ढों को और भर दिया जाता है, लाइन नीचे दब जाती है। लाइन जब नीचे दब जाती है पाइपलाइन, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तरल पदार्थों को पहुंचाया जाता है। देखो साहब, आपने देखा तो है और सुना भी है, दोनों ही बात है। अपने ये जो कामा में हमको पानी पीने का मिल रहा है, ये बॉलखेड़ा से आता है कि नहीं आता है? तो बॉलखेड़ा से जो पानी आ रहा है, बताओ ये किससे आ रहा है? टैंकर से थोड़ी आ रहा है, ना कोई साइकिल वाला ला रहा है, ना मोटरसाइकिल से दूध वाला भर करके ला रहा है पानी। बॉलखेड़ा से और कामा तक पाइपलाइन बिछा दिए गए हैं और वहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था कर दी है पल्ली तरफ। वहाँ से पंप सेट चल जाता है, पाइपलाइन में होकर के पानी अपने कामा में आ जाता है और कामा में टंकी में चला जाता है, टंकी से फिर पूरे कामा को सप्लाई होता है। तो बताओ, एक बार तो लाइन बिछाई थी, लागत तो एक बार आई थी, इसमें पाइप बिछा दिए, एक बार लागत आई थी। अब तो इसमें कोई लागत नहीं है ने, कोई लागत नहीं है ने आने जाने का कोई खर्च आ रहा है, डीजल पेट्रोल खर्च हो रहा है। सारा सिस्टम ही बिल्कुल सरल हो गया है, बिल्कुल कम खर्चीला हो गया है। एक बार तो लागत आती है, दोबारा फिर इसमें लागत नहीं आती है। और देखो, पहले बड़ा जोखिम भरा था ये, पहले कैसा था? बड़ा जोखिम भरा। कई बार ऐसा होता है, दुर्घटनाएं ज्यादा अक्सर होती रहती हैं। जैसे कोई हमारा तेल है, तेल मंगा रहे हैं हम, तेल का टैंकर आ रहा है या गैस आ रही है, पेट्रोल आ रहा है हमारे टैंकर में भर करके, और भैया कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हमारे टैंकर का भी एक्सीडेंट हो गया है, डीजल पेट्रोल और ज्यादा जोखिम भरा हो जाएगा, और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, आग लग जाएगी, जिन कितनी दुर्घटना हो जाएगी। जबकि एक बार पाइपलाइन जो बिछा दिए, उसमें कोई जोखिम भरा मामला नहीं होता है, ना कोई जान की समस्या होती है, ना एक्सीडेंट की समस्या होती है, ठीक है साहब, ना मौसम की कोई समस्या होती है, आंधी तूफान आ गया साहब, इस वजह से साहब नहीं आ पाया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, इसमें प्रारंभिक लागत आती है, उसके बाद कोई लागत नहीं है प्रारंभिक लागत के अलावा। और भेजा किस किस को जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज तेल है, और तुम्हारी ये गैस है ना, जो गैस, कौन गैस ईंधन जिससे हम भोजन बनाते हैं, ये पानी, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। समझ में आई बात, नहीं आई? ये पाइपलाइन के बारे में पूछा गया है कई बार, ये क्या है और इसका क्या लाभ है। देखो और मामला क्या होता है, पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों में, उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। सबसे पहले तो पानी पहुंचाते थे, लेकिन जब इसको देख लिया कि भाई सिस्टम ठीक है, अब तो हमारे भारत देश में और पाइपलाइन के माध्यम से ईरान सरकार से समझौता किया है। ईरान देश पड़ता है पाकिस्तान की अगली तरफ भी जब जाते हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ ईरान पड़ता है, तो उससे हमारा समझौता हुआ है, पाकिस्तान की भूमि कर हमारी लाइन बिछ करके आ जाएगी, तो वहीं से हमारे लिए पेट्रोलियम पदार्थ और रसोई गैस, जो घरेलू गैस है, वहीं से आ करेगी हमारे लिए, ठीक है। ठोस व गलनीय पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइन द्वारा ले जाए। मैंने बताया कि तरल पदार्थों को लाया जा सकता है। देखो, हमारी शोधनशालाएं हैं, शोधनशाला का मतलब होता है जो शुद्धिकरण करते हैं ना, हमारे पेट्रोलियम पदार्थों का, खनिज तेल का करते हैं ना, जो शुद्धिकरण करते हैं, जिनको हम रिफाइनरी कहते हैं,
रिफाइनरी यहाँ अपने मथुरा में लगी हुई है, तो शुद्धिकरण ही तो करती है। तो यहाँ जो तेल आ रहा है जो पाइपलाइन के माध्यम से आ रहा है, बरौनी, मथुरा, पानीपत, ठीक है, तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के माध्यम से की गई है। और देखो ये है ना तुम्हारे ये उर्वरक यानी कि जो खाद है ना, खाद, रासायनिक खाद जिनको हम खेतों में डालते हैं, इसके लिए भी जो तरल खाद आता है, स्प्रे सी आती है, जो स्प्रे करते हैं ना, मोनो वगैरह करते हैं, इस तरीका से छिड़काव करते हैं खाद का छिड़काव। एक तो ये होता है यूरिया, डीएपी दाने दाने से होते हैं आपको, ये नहीं, खाद तरल रूप में भी आता है खाद। आपने कभी सुना होगा पंजाब, ज्यादातर पंजाब सरकार इसको काम में लेती है, जब वो खाद देती है ना अपने खेतों में, तो हेलीकॉप्टर से ही और छिड़काव करवा देती है खेतों को, वो तरल उर्वरक होता है, ठीक है। अच्छा था। अब पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं साहब। देखो, असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक एक तो बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। नंबर दूसरी गुजरात में सलावाद से वीरमगाम, मथुरा, दिल्ली व पानीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ौदा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश की विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर व बराला व अन्य स्थानों पर हैं। अब बारी आई है जल परिवहन की। किसकी? जल परिवहन। जल परिवहन देखो, जल परिवहन विश्व का सबसे सस्ता परिवहन है। सबसे सस्ता परिवहन है विश्व का जल परिवहन, ठीक है सर। अब ये सबसे सस्ता क्यों है ये बताओ सर। देखो, ये इस वजह से सस्ता है कि ना तो हमको यहाँ कोई रेलवे लाइन बिछानी पड़ती, ना हमको यहाँ सड़क बनानी पड़ती। जब सड़क बनाने में जो लागत आती है, रेलवे लाइन बिछाने में जो लागत आती है, वो लागत तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए ना तो हमको सड़क बनानी पड़ती है और ना हमको रेलवे लाइन बिछानी पड़ती है, अर्थात इसका निर्माण नहीं करना पड़ता है। किसका? जल परिवहन में परिवहन का निर्माण या परिवहन मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, सड़कें नहीं बिछानी पड़ती, रेलवे की पटरियां नहीं बिछानी पड़ती। केवल जल परिवहन के साधनों से यातायात किया जाता है। इतना अवश्य है कि इसके लिए प्राकृतिक तथा कृत्रिम जलपूर्ण मार्ग आवश्यक होते हैं। देखो, भारत में प्राचीन काल से ही, मैंने आपको पहले बताई थी, एक दिन पाठ पढ़ाया था जब उस दिन, कि पश्चिम के देश भारत में आते थे और यहाँ से ले जाते थे। क्या ले जाते थे साहब? क्या ले जाते थे? गरम मसाले, मैंने आपको बताए थे ना, गरम मसाले ले जाते थे। पश्चिम के लोग आते थे अपनी जरूरत की पूर्ति करने के लिए। यहाँ हमारे भारत देश में गरम मसाले होते थे, खेती की जाती थी, तो वो लोग आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। वो जल मार्गों से भी आते जाते रहते थे। कैसे आते जाते रहते थे? जल मार्गों से भी। तो पहले से ही चले आ रहे हैं भारत देश में तो हैं।
देखो यहाँ के जो नाविक थे, नाव चलाने वाले थे और नावें थी, वो दुनिया के दूसरे देशों में आती जाती रहती थी, हमारे नाविक भी आते जाते रहते थे। देखो जल परिवहन से भारी और स्थूल वस्तुएं जो भारी होती हैं, बड़े लंबे आकार चौड़ाई वाली होती हैं और वजन वाली होती हैं, उनका व्यापार आसानी से किया जा सकता है, उनका परिवहन आसानी से किया जा सकता है। भारी और विशालकाय होती हैं, जो ज्यादा लोडिंग वाला मामला होता है, ज्यादा वजन वाला मामला होता है, ज्यादा लंबा चौड़ा मामला होता है एरिया वाला, उसको बड़े आसानी से जल मार्ग के द्वारा परिवहन किया जा सकता है। ठीक है साहब, कितनी बढ़िया बढ़िया बात है। देखो उसके बावजूद हमारे यात्रियों को और समुद्री मार्ग से यात्रा भी कराया जा सकता है। लोग आते हैं समुद्री मार्ग से, जाते हैं, जैसे श्रीलंका को जा रहे हैं तो समुद्री मार्ग से चले जाएंगे, इंडोनेशिया को जा रहे हैं, खूब आओ खूब जाओ, सस्ता पड़ेगा साधन। ठीक है सर, हमारे देश में आंतरिक व समुद्रीय दोनों प्रकार का जल परिवहन किया जाता है। ये आंतरिक तो कहते हैं पनडुब्बी को। देखो जैसे ये समुद्र है साहब तुम्हारा, तो वो तो चलती है पानी के अंदर अंदर, वो तो है पनडुब्बी। और जहाज और नाव चलती है पानी की सतह पर चलते हैं। ठीक है सर, छोटे जहाज और नाव वगैरह जो चलती हैं पानी की सतह के ऊपर चलती हैं। पनडुब्बी हैं जो अंदर से चलती हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आई? हाँ जी। वर्तमान में भारत देश में 14,500 किलोमीटर लंबा नौ संचालन जल मार्ग है। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देश में प्राचीन काल से नदियों के माध्यम से यातायात किया जाता था। ये मैंने उस दिन आपको बताई थी, जिसमें नदियां, नहरें, अप्रवाही जल तथा झीलें, संकरी, खाड़ियां इत्यादि शामिल हैं। देश की प्रमुख नदियों में 3300 किलोमीटर लंबे मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। नहरें 4300 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग में मात्र 900 किलोमीटर तक की दूरी नौकाओं द्वारा परिवहन के लिए उपयुक्त है। वर्तमान में आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से लगभग 160 लाख टन माल की ढुलाई प्रतिवर्ष की जा रही है। भारत के 14,500 लंबे नौ संचालन मार्ग में से केवल 5685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा किया जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय जलमार्ग देश की गंगा, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, भांडवी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियों द्वारा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। नंबर 1, नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल के पश्चिम तटीय कोटापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपक्कास नहरें 205 किलोमीटर लंबा। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा से भरकानन 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 माताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर लंबा जलमार्ग। कुछ अन्य जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी और कम्बरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्च जल और कुछ नदियों का ज्वरीय विस्तार शामिल है। देश की अधिकांश नदियां वर्षा काल के अतिरिक्त समय में प्राय जल की अल्पता का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण इनमें परिवहन का कार्य रुक जाता है। भारत के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10 नदी मार्ग ऐसे हैं जहां वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध रहता है। ऐसे नदी मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। प्रमुख समुद्री पत्तन, और इसको पढ़ाएंगे भैया कल
जय हिंद, जय भारत।